प्रॉब्लम आ गया था सेटिंग में, ठीक है। चलो रीना यादव, गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, कह रहा ताप यानी टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो टेम्परेचर जो होता है यानी किसी वस्तु का जो गर्माहट होगा, किसी वस्तु का जो गर्माहट होता है। जैसे मान लो कह रहा है भाई ताप है, ताप कैसे समझोगे, तो उसके वस्तु को टच करोगे, है ना। तो जब वस्तु को टच करोगे तो आपको अगर ठंडा महसूस हुआ तो कहेंगे अरे ठीक है ये गर्म, मतलब क्या ठंडा है। अगर वो गर्म लगेगा तो हम कहेंगे गर्म है। तो ताप जो होता है किसी वस्तु की गर्माहट या उसके ठंडेपन का क्या कराता है, बोध कराता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ठंडेपन का या फिर गर्माहट का क्या करता है, बोध कराता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हम ताप यानी टेम्परेचर कहते हैं। अब बात यहाँ आती है कि भाई ताप को मापा कैसे जाता है। तो ताप को मापने के कुल 3 समान पैमाने दिए जाते हैं। एक है आपका सेल्सियस पैमाना। क्या है आपका सेल्सियस पैमाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो पैमाना होता है ये होता है आपका केल्विन पैमाना होता है, ठीक है। और तीसरा जो पैमाना होता है उसे हम फ़ारेनहाइट पैमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फ़ारेनहाइट पैमाना बोलते हैं। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पैमाना जो है वो कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पर अगर इसके हम फिगर को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये कैसे बनाया जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह एक जो है ऐसे ग्लास की एक ट्यूब होता है। ऐसे ग्लास की क्या होती है, एक ट्यूब होती है कांच की। क्लियर हुआ। और इसमें एक पतला सा ऐसे नली होता है, एक पतला सा नली होता है जो कि आपको यहाँ देख रहे हैं, इसमें पारा भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे होता है, दोनों तरफ खुला होता है। फिर इसे गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो ये पिघलने लगता है, पिघल करके एक बल्ब बन जाता है। देखिए जो नीचे ऐसे बना हुआ है बल्ब, ठीक है, बल्ब बन जाता है। अब ऊपर से इसमें क्या करते हैं, पारा भरते हैं, ठीक है। तो जब पारा भरोगे, ठीक है, तो ये नीचे नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा गर्म करोगे तो गैस निकल जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर गर्म करोगे फिर गैस निकलेगा, नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से आप पारा भरते हुए चले जाएंगे। और जब कुछ मात्रा यहाँ पर हो जाएगा, नहीं जैसे यहाँ देख रहे हैं बल्ब है ना, यानी बल्ब तक, यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है बल्ब तक जब आ जाएगा, ठीक, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा पारा भर चुका है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब इसको करना क्या होता है, दूसरे सिरे को भी क्या करते हैं, गर्म करके और सील कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर ऐसे सील कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है थर्मामीटर। अब इस थर्मामीटर को आपको केल्विन वाला बनाना है या सेल्सियस वाला बनाना है या फ़ारेनहाइट वाला बनाना है, उसको हम समझते हैं कैसे बनाते हैं। होता क्या है कि पहले इस जो बल्ब आप बनाते हो, ठीक है, बनाते हैं, उसको पहले लेकर जाते हैं कहाँ पर, ठंडे पानी में। तो जब ठंडे पानी में लेकर जाते हैं तो उसका तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ भी आएगा वहाँ पर क्या करते हैं, एक मार्क कर लेते हैं। तो जब मार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ। अब फिर इसमें क्या करते हैं, 10-10 का लाइन, इसमें दिया नहीं है तो यहाँ पर 10-10 का लाइन बनाते हैं, है ना। और टोटल देखो यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएगा, 100 तक पहुँच जाएगा। तो 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में अगर देखें, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस पैमाना किसे कहेंगे, तो कहेंगे कि वह पैमाना जिसमें, ठीक है, जिसमें जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस क्या माना जाता है, हिमांक को, यानी फ्रीजिंग पॉइंट को। क्लियर हुआ। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, मार्क कर दिए। अब इसको गर्म पानी में लेकर जाएंगे, कहाँ पर, खौलते हुए पानी में। और जब खौलते हुए पानी में लेकर जाते हैं तो उसका तापमान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे कि जल का जो क्वथनांक है वो कितना लिया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। तो उसे हम डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस पैमाना कहते हैं। बात आया इसमें। यानी हम कहेंगे कि वह पैमाना जिसमें जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्सियस पैमाना कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं केल्विन पैमाना क्या होता है। अब देखिए केल्विन पैमाने में
क्या किया जाता है, जब उसे पैमाने को बर्फ़ में रखते हैं, किस में रखोगे, बर्फ़ में, तो जब आप बर्फ़ में रखते हो तो इसका हिमांक जो मान लिया जाता है वो 273 केल्विन हो जाता है। यानी देखो यहाँ पर क्या है, 273 है, और ये क्या है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जल का हिमांक। ये किसका हिमांक है, ये जल का हिमांक है इसमें। तो जल का जो हिमांक है जिसमें 273 डिग्री ले लिया जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे, इस थर्मामीटर को उठा करके कहाँ रख देंगे, उबलते हुए पानी में। तो ये पारा का मान बढ़ेगा। अब जहाँ पर जा कर के रुकेगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि उबलता हुआ पानी जो होगा वो कितने पर उबलेगा, तो कहेंगे 373 केल्विन पर उबलेगा। तो ये जल का क्या हो जाता है, क्वथनांक। जल का क्या हो जाता है, क्वथनांक। क्लियर हुआ बात। तो हम ये कह सकते हैं कि वह पैमाना जिसमें जल का हिमांक 273 केल्विन तथा जल का क्वथनांक 373 केल्विन लिया जाता है, उसे हम केल्विन पैमाना कहेंगे। क्लियर हुआ बात। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें अंतर कितने का है, तो 273 से 373 है ना, देखो 373 है और यहाँ क्या है, 273 है। तो इसका जो पैमाना होता है अंतर कितना आएगा, 100 का आएगा। और डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, 0 से कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। इसमें भी कितने का अंतर आ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके है, 273 केल्विन के है। इसलिए अगर आपको कहीं क्या पूछ लिया कि आपका डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध बताइए, केल्विन में संबंध पूछ लिया, यानी कौन सा फार्मूला लगा सकते हो, तो हम ये कहेंगे कि डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 273, तो यह केल्विन के बराबर हो जाता है। तो ये फार्मूला जरूर याद रखेंगे कि केल्विन तथा डिग्री सेल्सियस में अंतर कैसे होगा। तो केल्विन में क्या करोगे, यानी डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका केल्विन हो जाएगा। कारण क्या है, तो हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से आपका 273 क्या है, केल्विन हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसलिए आप 273 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये होता है भाई केल्विन पैमाना। अब इसका जो प्रयोग होता है ये आप लैब में कर सकते हैं या वैज्ञानिक जो है इसका प्रयोग करते हैं, यानी केल्विन पैमाने का। और डिग्री सेल्सियस का भी कभी कभी प्रयोग जो है वो सामान्यतः किया जा सकता है। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट। तो जो फ़ारेनहाइट होता है, क्या होता है, जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसको कैसे कहेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमें थर्मामीटर बनाना था तो हमने तो सील उल कर लिया। अब जब इसको बर्फ़ में रखोगे, किस में रखोगे, बर्फ़ में रखोगे, तो वो ठंडा होगा। तो बर्फ़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी हिमांक है वो 32 डिग्री सेल्सियस माना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। तो यहाँ पर 32 डिग्री क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्या, तो कहेंगे जल का हिमांक। क्या हो जाएगा, जल का हिमांक हो जाएगा, जल का हिमांक। अब कह रहा है कि अगर इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लिया जाए, यानी अब अगर हम इसी थर्मामीटर को उठाकर कहाँ रखा दें, कह रहा उबलते हुए पानी में रख दें, तो पारा धीरे धीरे चढ़ता जाएगा और एक जगह जाके रुक जाएगा, और जहाँ पर रुकेगा तो वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें क्या पैमाना लिया जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है, जो जल का क्वथनांक कहलाता है। जल का क्या कहलाता है भाई, क्वथनांक कहलाता है। बात में आया। तो पहले कहाँ रखे, बर्फ़ में। तो बर्फ़ में रखे तो जहाँ पारा रुका हुआ था वहाँ पर आपने 32 लिख दिया, वैसे स्क्रैच करके 32 लिख दिया जैसे यहाँ लिखा हुआ है। फिर उबलते हुए जल में लेके गए, तो जब उबलते हुए जल में लेके जाएंगे तो जहाँ तक क्या होगा, वो पारा ऊपर पहुँचेगा, ठीक है, वहाँ पर आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लेंगे। तो इसे बोलते हैं क्या, जल का क्वथनांक। क्या बोलोगे, जल का क्वथनांक बोलोगे। अच्छा, अब इसमें जो अंतर आता है तो 32 से 212 में, अगर 212 है हाईएस्ट,
और इसमें अगर हम 32 घटा दें तो कितना आ जाएगा भाई 180। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितने कॉलम बनेंगे 180 लाइंस बनेंगे। कितने 180 लाइंस बनेंगे। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें कितने का अंतर आ रहा था 100 का अंतर आ रहा था। किसमें डिग्री सेल्सियस में। अब दोनों का संबंध निकाल के देखते हैं। अब डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर आपको लिखना है कितना होगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बराबर लिखें कि इसका संबंध डिग्री सेल्सियस से कैसा होगा तो हम कैसे लिखोगे। तो हम ये कहेंगे कि 180 था। कितना था भाई 180 था। किसका इसका डिफरेंस यानी डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस कितना था 180 का अंतर था 212 और 32 में। अच्छा सेल्सियस स्केल में कितने का अंतर था 100 का। तो यहाँ बटे लिखेंगे 100 का। क्लियर हुआ। अच्छा अब यहाँ पर देखिए जब आपने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना चाहा तो 273 ऐड किया। क्यों क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 था। उसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने का तो 32 डिग्री का अंतर है। कितने का 32 डिग्री का। तो इसको उसी को हम जोड़ देते हैं। क्या ये तो हो गया आपका डिग्री सेल्सियस और उसी में अगर हम 32 जोड़ देते हैं तो ये फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। अच्छा ठीक है। अब 0 0 यहाँ उड़ जाएगा। अब इसको अगर देखेंगे तो इसको काटोगे अगर तो यहाँ हो गया 18। तो यहाँ अगर काटोगे 2 से तो यहाँ 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 5 आ जाएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर जो लिखा जाता है वो 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32 लिखा जाता है। ये आप जानते होंगे और ये क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया गया होगा इसमें। तो अगर डिग्री सेल्सियस से आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस निकालना है तो इस फार्मूले का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर जो फार्मूला दिया था इससे आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें आप अंतर निकाल सकते हैं। चलिए ये आ गया समझ में। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कहीं तो बताएंगे तो मैं उसको क्या करूँगा डिस्कस कर दूँगा। क्लियर हुआ। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। अच्छा अब यहाँ से भाई क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब वो क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और मैं आपको पूरा फुल NCERT पढ़ा के ही छोड़ूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। चलिए धुआंधार उड़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो एक है इसे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। कह रहा है मनुष्य जो है, मनुष्य मतलब आदमी, तो मनुष्य के शरीर के सामान्य ताप के जो है सामान्य ताप। अब सामान्य ताप कितना होता है तो हम कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का शरीर का ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस को कह रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया व्यक्त कीजिए। क्लियर हुआ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो कैसे पता करोगे तो आपको अभी बताया गया वी नो दैट हम जानते हैं। ठीक है कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है भाई तो हम कहेंगे 9/5 होता है और डिग्री सेल्सियस होता है प्लस कितना होता है भाई 32 होता है। ये ना होता है। ठीक। अच्छा अब डिग्री जो फ़ारेनहाइट है ये लिखोगे यहाँ 9/5 लिखोगे। अच्छा डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ गुणे कर देंगे 37 और प्लस हो जाएगा 32। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 9/5 और गुणे 37 को तो आपका आएगा 66.6 और प्लस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा और हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी अगर हमें बुखार नहीं है कुछ नहीं है तब भी हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। और जैसे कहते हैं अरे भैया 100 डिग्री बुखार चढ़ गया
क्या बोलते हैं, 100 डिग्री बुखार चढ़ गया भाई, तब तक तो बहुत परेशान हो गए। तो 100 डिग्री चढ़ता नहीं है, 98.6 तो पहले से होता है। अब कितना बढ़ा, खाली 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा तो कहें अरे भैया 104 हो गया बुखार, 100 डिग्री हो गया। आया बस में नहीं आया। तो हमारे शरीर का जो ताप होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो डॉक्टर होते हैं वो फ़ारेनहाइट वाले ही पैमाने से क्या करते हैं, मापते हैं। आया बस में। चलिए ये हो गया एक क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन जो है अगला क्या कह रहा है, कह रहा हुआ है ताप कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। कह रहा है किस ताप पर, यानी वह ताप बताइए, यानी किस ताप पर सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना या पैमाने पर मान समान होगा, मान समान होगा, मान समान होगा। ये क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कौन सा ऐसा मान होगा जिसमें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों का मान क्या होगा भाई, समान होगा। बात है इसमें। अब यहाँ पर फार्मूला लगाओ, माना वह ताप, माना वह ताप क्या है, यक्स है। मान लिया जाए कि उस ताप को हम यक्स मान लें, वह ताप क्या है, यक्स है। क्लियर हुआ। अच्छा ये तो हो गया आपका हल यानी सॉल्यूशन। अब लिखें क्या, हम जानते हैं यानी सूत्र। अब सूत्र लिखेंगे, क्या होता है भाई, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, तो 9/5 होगा, डिग्री सेल्सियस होगा, प्लस होगा, और क्या कह रहा है 32 होगा। अब कह रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने क्या मान लिया, यक्स, बराबर 9/5 है। अब डिग्री सेल्सियस को भी क्या मान लिए, यक्स, क्योंकि दोनों का तापमान यक्स मान लिया गया है। तो यहाँ पर हो गया प्लस 32। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 यहाँ, देखिए यहाँ पर 32 इधर आ जाएगा, तो यक्स माइनस क्या ले सकते हो, 32 ले सकते हो ना, बटे 9x बटे क्या ले सकते हो भाई, 5। अब 5 को भी पक्षांतर करो तो यक्स ले सकते हो, यक्स माइनस क्या ले सकते हो, 32, और यहाँ पर आ गया 5 गुणे में, बराबर क्या लिखोगे, 9x। आया इसमें। अच्छा 5 का गुणा x में करो तो हो गया भाई 5x, और 5 का गुणा 32 में कर लो तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 32, बराबर कितना हो गया भाई, 9x, बराबर क्या हो जाएगा, 9x। अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो 5x हो गया, और 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 1 16, 160 हो गया, और बराबर कितना हो गया, 9x। अच्छा इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 5x माइनस हो जाएगा 9x, बराबर इसको उधर ले जाओगे हो जाएगा 160, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x, अगर इसको घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4x, बराबर हो जाएगा 160। अब इसको 4 से काट दो, 4 चौको 16, यानी यहाँ पर कह सकते हैं हो गया आपका 40, यानी x बराबर हो गया -40। क्या हो गया, -40। यानी हम कह सकते हैं कि -40 जो है डिग्री सेल्सियस जो होगा वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। बात आया इसमें। तो वहीं पर ले सकते हैं, यानी -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः ठीक है, -40 जो डिग्री ताप है, ताप का मान ठीक है, डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट
पर समान होगा, पैमाने पर क्या होगा, समान होगा। बात आया समझ आया। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है, क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हम टेम्परेचर जो होता है ना, तापमान जो होता है, उसे हम बदल सकते हैं किस में, केल्विन में। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन एक और देख लेते हैं चुन्नू सा। क्वेश्चन नंबर 3 कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, ठीक है, परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए, किसमें कीजिए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में पूछ रहा है। तो केल्विन बराबर क्या होगा, केल्विन पैमाना में डिग्री सेल्सियस प्लस क्या लिखोगे, ये सॉल्यूशन पे जाएंगे तो प्लस क्या होगा, 273 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 और प्लस क्या आ जाएगा, 273 बराबर कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। क्लियर हुआ बात, आया समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टिपिकल है नहीं, तो ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। अगला कहानी चालू करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन यानी साइंटिफिक नोटेशन, जो कि यहाँ से आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन अब ध्यान में रखेंगे कि कुछ बच्चे जो है उनको न्यूमेरिकल से डर लगता है, न्यूमेरिकल से उनको डर लगता है। अब कहेंगे क्यों डर लगेगा, तो भाई देखो साइंटिफिक नोटेशन, जब आपको वैज्ञानिक संकेतन नहीं आएगा तो आप घात को इधर उधर बदल नहीं पाओगे, और जब घात को नहीं बदल पाते हो तो आप जल्दी न्यूमेरिकल लगा नहीं पाते हो, और न्यूमेरिकल नहीं लगाते हो तो इंटरेस्ट नहीं लगता है और आप भाग जाते हो, यानी आप भागने लगते हो, अपने आप की कमियां छुपाने लगते हो। ये सच्चाई है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, दशमलव को आप इधर उधर नहीं लिख पाते हैं, तो उसी दशमलव को हमें जो है देखना है, ठीक है, उसी दशमलव को हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, ये कह रहा है वैज्ञानिक संकेतन है क्या, क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जैसे कह रहा है कि मान लो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब उसमें जो मान आया, अगर मान लीजिए बहुत छोटा हो गया, जैसे मान लो 0.000000000000 ऐसे बहुत से हो गए, तो कह रहा भाई इतना बड़ा कैसे लिखें। तो कह रहा नहीं, हमारे पास आइडिया है। तो वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, आइडिया दे दिया, क्या कि इस अंक को हम किस फॉर्म में लिख लें। तो कह रहा है कि n गुणे 10 पे घात n के रूप में लिख लें। अच्छा, तो कहेंगे n क्या है, तो कह रहा है n की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, वो 1 से लेकर के 9 के बीच की होनी चाहिए, यानी 1 से कितना, 9.9 कह सकते हो, इसके बीच की होनी चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। आया बस में। और यहाँ पर जो है पावर n है, n क्या बताएगा कि आप दशमलव को कितना किधर लेकर गए हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इसी को हम वैज्ञानिक संकेतन कहेंगे। अब उसका हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए कह रहा किसी भी संख्या में, किसी भी जो है संख्या में दशमलव के स्थान को परिवर्तित करके, दशमलव के स्थान को परिवर्तित करके संख्या को n गुणे 10 पे घात n, यही है मेन, के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो चाहे कोई बहुत बड़ा हो, चाहे कोई अंक बहुत छोटा है, अगर उसे n गुणे 10 पे घात n के रूप में व्यक्त कर दें, लिख दें, तो उसे हम वैज्ञानिक संकेतन कहेंगे। कैसे, देखो कैसे, जैसे कह रहा कि 0 पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 पॉइंट पहले 01 है, ऐसे समझ लेंगे। अब इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखाना है। तो मैंने कहा, क्या कहा कि ये जो n है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर के 9.9 तक हो सकता है, इसी के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तब कहेंगे कि इस दशमलव को हम इधर ले जाएं। तो अगर
किसी भी दशमलव को बाएं से दाएं की ओर यानी लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हो तो जितना अंक लेके जाओगे उतना ही 10 पे घात लिखोगे। तो कितना अंक लेके जा रहे हो, तो कह रहे हैं 2, तो 10 पे घात 2 होगा। अब ध्यान में रखेंगे कि अगर बाएं से दाएं जा रहे हो, बाएं से दाएं जा रहे हो यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो उस केस में यहाँ पर माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस। तो 0.01 को हम क्या लिखेंगे, दशमलव हमने कहाँ ले जाया, 1 के बाद, तो 1 दशमलव लिख लेंगे और यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। देखो यहाँ 0 मान लो है तो कितना अंक लेके आए, 2 अंक, तो 1.0 और 2 अंक लेके आए तो 10 पे घात हुआ 2। अब बाएं से दाएं लेके आए हो इसलिए इसे कहेंगे -2। क्या कहोगे, -2। चलिए आया समझ, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो बाएं से दाएं जाएगा तो जो घात होगा वो निगेटिव होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अच्छा दूसरा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 12,000 हैं, ऐसे कितने हैं, 12,000 हैं। अब इसे अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तब तो कह रहा है कि भाई उत्तर जो आना चाहिए वह 1 से 9 के बीच में आना चाहिए दशमलव में। तो यहाँ तो अगर लिखें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ हमें दशमलव मानना पड़ेगा। अगर इस दशमलव को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, अब कहाँ ला रहे हो, तो दाएं से बाएं ला रहे हो, दाएं से बाएं ला रहे हो, तो घात जो होगा यानी राइट टू लेफ्ट लेके आओगे तो घात जो होगा उसे हम पॉजिटिव यानी धनात्मक लिखेंगे। अब कैसे लिखोगे, तो कह रहा है ये दशमलव कहाँ आएगा, तो 1 अंक के बाद लगाना है तो 1.2 हो जाएगा। अब 0 लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। अब गुणे लिखोगे, कितना अंक आप बाएं से दाएं लेके गए, तो कह रहा है 1 0 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी ये 4 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक, यानी 4 अंक लेके गए तो 10 पे घात कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में आना चाहिए। तो प्लस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम खाली 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बोलो इसमें कोई डाउट है, अगर डाउट है तो तुरंत कमेंट करिए, तुरंत बताइए। नहीं डाउट है तभी कमेंट करिए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, आप कमेंट में थोड़ा कंजूसी करते हो, है ना, और लाइक करने में भी कंजूसी करते हो। चलिए ठीक है, ये आया बात में। अच्छा और एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगला देखते हैं। चलिए अब ये कह रहा है अगला, ठीक है, कि एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका आ गया दूसरा एग्जाम्पल कि हमारे पास जो है 0.00025 है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपको क्या करना होगा, 1 अंक कोई लेना है और उसके बाद डेसिमल लगा देना है। अब देखिए इस दशमलव को आप यहाँ लेके जाएंगे 2 के बाद, यानी 1 अंक वही है 2, तो 2 दशमलव क्या आ जाएगा 5। अच्छा गुणे लिखोगे 10 पे घात। अब दशमलव को बाएं से दाएं ले जा रहे हो, यानी लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हो, तो कितना अंक, तो कहेंगे 1 अंक ये हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक, तो इस पे घात लिखेंगे 4। लेकिन बाएं से दाएं ले जा रहे हो तो इसलिए -4 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा ये हो गया। यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरे वाले केस में। अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि 2000 मान लीजिए 23 चल रहा है ना, 2023 है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चला बना लो तो क्या लिखोगे, तो दशमलव यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसको हम लेकर के कहाँ जाएंगे, 1 अंक के बाद वाले में, तो 2.023 लिखोगे ना। अच्छा अब इस पे घात क्या लिखोगे, तो कहेंगे कितना अंक लेके गए, 1 2 3, तो 10 पे घात कितना हो जाएगा 3। देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखने में इजी लग रहा होगा लेकिन मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा गलतियां लोग यही कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको आराम से पढ़ा रहा हूँ। ये आपके सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 256.32, ऐसा दे दिया जाए। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तब, तो देखिए कहेंगे ये दशमलव है ना, इसको लेके जाओगे कहाँ, 1 अंक के बाद, तो 2.5632 लिखोगे। अब गुणे 10 पे घात क्या लिखोगे, तो कह रहेगा कितने डिजिट इधर ले जा रहे हो,
तो कहेंगे 2 अंक। तो आप क्या कर रहे हो, दाएं से बाएं ले जा रहे हो, यानी राइट टू लेफ्ट ले जा रहे हो। कितना अंक, 2 अंक, इसलिए घात हो जाएगा 2, यानी 2.56 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, ये हमने सीख लिया। अच्छा, अब आपका आएगा कि इसका गुणा और भाग कैसे करते हैं, जोड़ घटाना कैसे करते हैं, उसको भी एक एक एग्जाम्पल हम लोग एक जोड़ का देख लेंगे, एक घटाने का देख लेंगे, एक भाग का देखेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसका हम जोड़ घटाना भी देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, क्योंकि यही तो मेन है। क्वेश्चन यही से ज़्यादातर न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो ज़्यादातर यही सब आते हैं, और वो हमें आएगा नहीं तो दिक्कतें होंगी। अच्छा, कह रहा है मान लीजिए गुणा तथा भाग करना। अब पहले हम गुणे की बात कर लेते हैं। गुणा करना है साइंटिफिक नोटेशन का, ठीक है, कैसे? अब कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास 6.5 है, गुणे 10⁻³ है, ठीक है। अब ये गुणा है, गुणे कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर 2.2 है और गुणे 10⁻³ यहाँ पर 3 है, ऐसा दे दिया। तो कह रहा है इसको हल कीजिए, कह रहा है इसको हल कीजिए, ये क्वेश्चन हो गया, हल कीजिए। तो कैसे क्या करोगे? तो देखिए इसमें ये जो देखो 10⁻³ 10⁻³ क्या है, समान है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 6.5, क्लियर हुआ, और गुणे 2.2, एक साथ लिख लो ये वाले को। और घात वालों को क्या करोगे? तो कह रहा है 10⁻³ है और यहाँ पर भी 10⁻³ है, तो 3 ऐसे जोड़ लेंगे। 3 क्या करोगे? ऐसे जोड़ोगे। ध्यान में रखना है, घात कभी ना तो गुणा होगा और ना ही भाग होगा, या तो वो जुड़ेगा या तो घटेगा, इतना ध्यान में रखेंगे। तो 6.5 गुणे 2.2 ऐसे आ गया। तो इसको आप गुणा अगर करोगे 6.5 और 2.2 का, तो कितना आ जाएगा? 2×5 10 का 0 हो गया। अब यहाँ पर 2×6 12 और 1 13 हो जाएगा, 2×5 10 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और 2×6 12 और 1 13 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ 1, यानी 1430 आया। लेकिन दशमलव यहाँ देखिए एक अंक है, एक अंक है, कितना अंक है? 2 अंक है। तो इसलिए यहाँ पीछे से आप जाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो कितना आएगा? 14.3। तो यहाँ हो जाएगा 14.30 और गुणे 10⁻³ 6 हो जाएगा। अच्छा, अभी तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्यों? कह रहा है आंसर वो 1.1 से लेकर के 9.9 के बीच में आना चाहिए, तो 14 है। तो एक अंक के बाद हमें यहाँ दशमलव लाना पड़ेगा, तो 1.43 लिखोगे, 0 छोड़ भी सकते हो, गुणे 10⁻, अब एक अंक और बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि दाएं से बाएं जा रहे हो, तो 10⁻, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये हो गया भाई गुणा, आया इसमें? अच्छा, एक और थोड़ा गुणा देखते हैं, घटाने वाला, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि मान लीजिए 4.2 है, ठीक है, गुणे है 10⁻⁻4 आ सकता है। देखिए जितना वैरायटी है वो सब मैं कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब गुणे, और मान लीजिए आपका है 2.5 है, क्लियर, और यहाँ पर गुणे 10⁻⁻ मान लीजिए 2 दिया हुआ है। अब इसका बताइए, कह रहा है हल कीजिए, है ना, कह रहा है इसको कि हल कीजिए, यानी हल कीजिए। तो कह रहा है कैसे हल करोगे? तो देखिए 4.2 को इसको एक साथ लिखोगे, और यहाँ क्या है? 2 गुणे 5, 2.5 है, ये हुआ। अब घात वाले को क्या करोगे? तो लिखेंगे 10⁻⁻4 है, ये ले लेंगे, और ये जो है +2 है, तो यहाँ पर +2 लिख लेंगे, हो गया। अब यहाँ पर 4.2 और 2.5 का गुणा कर लीजिए, तो 4.2 और 2.5 का गुणा कर लीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, क्लियर हुआ। तो यहाँ 0 हुआ, 4 और 1 5 हुआ, 8 2 10 हुआ, 2 चौक 8,
हाँ ठीक, 4 2 10 हुआ। क्लियर हुआ ना? एक बार जरूर चेक कर लेंगे कैलकुलेशन सही है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंक है तो 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, ये हो गया। तो 10 दशमलव कितना आ जाएगा, 5। तो 10.5 जीरो आ गया, या जीरो को छोड़ सकते हो, गुणे, अब यहाँ देखिए -4 है और +2 है तो घट जाएगा, कितना बचेगा, -2 आ जाएगा। अभी देखिए रुके रहेंगे, अभी बहुत सी चीज़ें बाकी है। अभी आपका भाग कैसे करना है और गुणा तो हम लोग सीख लिए। ठीक है, अभी भाग और जोड़ घटाना सब बाकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक अंक, अब देखो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो दशमलव को क्या लाओगे यहाँ पे, तो 1 दशमलव लिखोगे, 0.5 लिखोगे, गुणे 10⁻² हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ जाएगा तो 10⁻1 हो गया, तो -1 हो गया। बात है इसमें, क्यों? क्योंकि देखिए इसको 1 लेके जाओगे इधर तो क्या हो जाएगा, तो 10⁻1 आ जाएगा, है ना। तो 10⁻1 हुआ और ये 10⁻² हुआ तो ये घट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हमने देखा भाई गुणा कैसे किया जाता है। अच्छा, अगला देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें जोड़ना हुआ तो हम जोड़ते कैसे हैं, क्योंकि जोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। जोड़ने में अक्सर गलतियां कर जाते हैं और मैंने अच्छे को देखा हुआ है। क्लास 12th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ते हैं, जो मेरा ऑफलाइन कोचिंग है उसमें मैंने देखा है, या स्कूल में ही हमने देखा है कि बहुत से आप बच्चे हैं जिनको ये मतलब घात वाला साइंटिफिक नोटेशन में गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं आता है। और वही है, क्यों? क्योंकि ये 11th में जो सिलेबस दिया है उसको वो हल्के में ले लेते हैं, तो हल्के में मत लीजिए, है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर भाग अगर करना है तो कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5.0, क्लियर, और यहाँ पर हमने लिखा है 2.0 और यहाँ 10 पे घात क्या लिखा है, मान लो 2, और यहाँ लिखा है 10 पे घात -3। कह रहा है इसको हल कीजिए, साइंटिफिक नोटेशन को क्या करिए, हल कीजिए, ऐसा दे दिया। तो क्या करोगे, तो 5/2 है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 दूनी 4 और दशमलव लगाओगे, 1 बचा था, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 2.5 आ गया। अच्छा, ये तो कट गया। अब ये जो नीचे वाला है ये ऊपर जाएगा, तो 10 पे घात 2 है, अब ये जो नीचे वाला 3 है ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे +3। तो ध्यान में रखेंगे, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस होगा, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। अब इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम कहेंगे 2.5 हो जाएगा और इसका घात जोड़ लीजिए, 3 2 5, तो 10 पे घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे में नहीं आया। चलिए एक और देखते हैं, एक और टाइप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका दिया है 9.2 × 10⁻6 डिवाइड बाई जो है दिया हुआ है 3.9 × 10 मान लीजिए दिया है 3, ऐसा दिया है। अच्छा, अब इसमें जो है सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे, तो देखो दशमलव ऊपर भी है नीचे भी एक अंक है तो हटा दीजिए, तो 92 बटे कितना आ जाएगा, 39। अब देखिए 10 पे घात 6 ऊपर है, रहने दीजिए, नीचे वाला जो ऊपर जाएगा तो ये तो भाई प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 पे घात माइनस हो जाएगा 3। बात क्लियर हुआ। अब इसमें अगर देखोगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, ठीक है, 39, तो 3 तिया 90, यानी 2 दशमलव जो है आपका आता है 3 और 5। क्लियर हुआ। अब ये 3 जब घट जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा। अब देखिए 6 में से क्या करोगे, 3 घटा दोगे तो देखो 6 में से क्या हो जाएगा, 10 पे घात 6 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो घात कितना हो जाएगा, 3 ही बचेगा, तो 10 पे घात क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये हमने देख लिया भाग। बस यही ध्यान में रखना होता है भाग में कि ऊपर नीचे वाले को अगर ऊपर ले जा रहे हो तो घात वाला जो साइन होगा वो माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस, अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि ये जो है भाग कैसे करते हैं।
अब अगला बात करते हैं कि भाई जोड़ और घटाना, क्या बात करते हैं कि हम कैसे जोड़ते और घटाते हैं। तो हम लिखते हैं जोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गलतियां होती है। वैसे भाग गुणे में तो हो जाता है, लेकिन जोड़ वाले में परेशानी है, होता है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जिसको पता है उसको तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। ये 4-5 क्लास का है, ठीक है। चलिए, अब अगर कह रहा है कि जोड़ अगर करना है, जैसे मान लीजिए आपका 2.25 है और गुणे 10 पे घात मान लीजिए 3 है, तथा कह रहा है कि आपका 3.15 है गुणे 10 पे घात 4 है। कह रहा है को जोड़िए, कह रहा है को जोड़िए। अब जिसको आंसर पता है वो आंसर दीजिए इसका, पता बताइए क्या होगा आंसर। अच्छे से लिख लें, नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे। जोड़िए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, क्लियर। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए यहाँ पर आप 2.25 लिए हो, गुणे 10 पे घात 3 लिए हो, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या लगाओगे, प्लस, और यहाँ पर क्या कह रहा है 3.5 है, 1.5 है, गुणे 10 पे घात 4 है। अब ध्यान में रखिए, ये भाई साहब जुड़ तभी सकता है जब आपका घात जो है दोनों बराबर हो। यहाँ पर घात कितना है 3, यहाँ घात क्या है 4। या तो पहले वाले को आप 4 कर लो, या तो दूसरा वाला जो घात है इसको 3 कर लो, तभी काम चलेगा। एक को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो इसको यानी 4 वाले को दशमलव को अगर हम यहाँ ले जाएं तो ये तो वही रखिए, एक को बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 पे घात 3 और प्लस लिखोगे तो हो जाएगा 31.5 और गुणे 10 पे घात कितना हो जाएगा। अब इधर जाओगे तो -1 आ जाएगा, है ना। देखो 3.15 है, दशमलव को एक अंक इधर लाओगे तो 31.5 हो जाएगा और गुणे 10 पे घात -1 और गुणे 10 पे घात कितना था, यहाँ पे 4 भी था, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 पे घात 3, क्लियर हुआ। अब देखिए अब बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब जब घात बराबर हो गया तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। अब घात बराबर हुआ तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो 10 पे घात क्या आ जाएगा, तो 10 पे घात 3 जो हो गया ये तो हो गया भाई साहब कॉमन, क्योंकि दोनों जगह हैं। अब ये ध्यान में रखेंगे कि घात जब भी आए तो उसे कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, कॉमन ही लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और कॉमन तब होगा जब घात बराबर होगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो 2.25 और 31.5 है। अब इसको भाई साहब जोड़ लो, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2.25। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, तो देखो दशमलव के नीचे आना चाहिए, तो दशमलव यहाँ बनाइए। दशमलव देखिए यहाँ पर क्या 5 0, तो 5 0 लिख सकते हो। देखो यहाँ पर 5 नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके पहले क्या है, एक यहाँ आएगा और 31 आएगा। अब घट जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 0 का लिख रहे हो तो 5 2 7 दशमलव 2 1 3 हो गया और ये हो गया 33, यानी 33 दशमलव कितना हो गया 33.75 गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो अगर आप जोड़ रहे हो या फिर घटा रहे हो, दोनों कंडीशन में घात कैसे होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी कॉमन ले सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हुआ। चलिए अब ये हमने देख लिया। अच्छा, अगला जो टॉपिक है ये कह रहा है कि भाई सार्थक अंक, क्या कहेंगे आप, सार्थक अंक, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो कह रहा है कि हमारे पास कोई संख्या, जैसे मान लो हमने कुछ चीज़ें तौला, कि हमारे पास कोई चीज़ तौला या मापा, जैसे मानिए मैंने तौला तो कहा कि अरे 5 आंसर जो इसका आया, मैंने तौला अगर हमने, तो इसका अगर वैल्यू कह रहा है कि मान लो 537 ग्राम आया, कितना आया 537 क्या है ग्राम आया। तो ये क्या हो गया, एक संख्या हो गई। ये क्या हो गया, एक संख्या हो गई। अब जिसमें जो अंतिम संख्या होती है, कोई भी मेजरमेंट करो, कोई भी मापन करोगे, तो अंतिम जो संख्या होती है वो अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होती है, यानी उसमें प्लस माइनस ज़्यादा, प्लस माइनस 1 हो सकता है, यानी एक या तो ज़्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है। कैसे, जैसे
मान लीजिए आप गए कोई सामान लेने, अब क्या है कि अगर मान लो घर जाते हो आप दुकान पर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला है या वैसे बाट वाला है, तो अगर उस पर क्या लिखा है 500 ग्राम लिखा है, यानी आधा किलो आप ले रहे हो तो 500 ग्राम लिखा है ना, यानी अगर वो 500 ग्राम दे रहा है तो हो सकता है कि ये, ठीक है, 500 ग्राम से हो सकता है कि ये 501 ग्राम दे दिया, या हो सकता है कि ये 499 ग्राम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंतिम इसके बाद वाले वैल्यू जो होगी उसका हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कोई ग्राम वाला, मतलब जो कह सकते हैं उपकरण है जिसे आप तौलते हो, अगर वो ग्राम है तो मिलीग्राम बताएगा? नहीं बता पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब मिलीग्राम नहीं बता पाएगा तो आखिर तौलोगे तो मिलीग्राम वाला तो तौलाएगा, लेकिन वो ऑपरेटर्स में नहीं बताएगा, उपकरण में नहीं बताएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो एक प्लस और माइनस हो सकता है। तो कोई भी मेजरमेंट जब आप करते हो तो उसका जो अंतिम अंक होता है उसको हम अनिश्चित मानते हैं। क्या मानेंगे? अनिश्चित। ऐसे जैसे मान लीजिए कहा दिया जाए कि 12 सेंटीमीटर है, तो ये जो 2 है ना, ये अनिश्चित है, यानी इसमें कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है अंतिम वाला। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कोई भी अगर संख्या लिख रहा हो, कह रहा है किसी संख्या में उपस्थित अंकों की कुल संख्या जिसमें अंतिम अंक अनिश्चित होता है सार्थक अंक होता है। यानी कोई भी आप संख्या लिख दिए हो तो वो सार्थक अंक है। कोई भी संख्या अगर लिख दिए हो तो वो सार्थक अंक है जिसमें अंतिम अंक क्या होता है, अनिश्चित होता है। कहेंगे अच्छा ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो इसको निर्धारित करने के कुछ नियम दिए गए हैं इसमें। तो कह रहा है जैसे सार्थक अंक निर्धारित करने के नियम, ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। क्लियर हुआ? कह रहा है क्या, पहला नियम ये कहता है कि भाई सभी शून्येतर मतलब नॉन जीरो, यानी जो जीरो नहीं है, या इसी को कहते हैं अशून्य। क्या कहते हैं? अशून्य अंक। तो अशून्य अंक मतलब जो शून्य नहीं है, वो सब जो होते हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं। वो क्या होते हैं भाई? सार्थक अंक होते हैं। कहेंगे कैसे? जैसे कहा जाए कि 123 मीटर कह दिया जाए, तो इसमें 1 2 3 ये तीनों क्या हैं? तो हम कहेंगे ये तीनों अशून्य अंक हैं। तो 123 में अगर बात करें, 123 मीटर में कितने सार्थक अंक हैं? तो कहेंगे ये तीनों होंगे। तो कहेंगे ये 3 सार्थक अंक हैं। कितने? 3 सार्थक अंक हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह रहा है कि मान लो 1236 ग्राम है, 1236 ग्राम है, तो ये सभी कैसे हैं? नॉन जीरो हैं, यानी शून्य नहीं है, अशून्य है। तो ये चारों कैसे होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो इसमें जो सार्थक अंक होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जितने भी अशून्य अंक होंगे वो सार्थक अंक कहलाएंगे। चलिए दूसरा कह रहा है 2 शून्येतर अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। कह रहा है अगर मान लो, जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, बीच में अगर 0 आ गया तो ये 0 भी अब शून्य, देखो पहले कहा शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, लेकिन अब कह रहा है कि अगर 2 अशून्य अंक हैं उसके बीच में 0 आ जा रहा है तो 0 भी सार्थक अंक होने लगेगा। यानी मान लो 103 ग्राम है, तो में जो सार्थक अंक होंगे वो 1 भी होगा, 0 भी होगा, 3 भी होगा। तो कहेंगे में सार्थक अंक 3 है। में सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सार्थक अंक कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, और देखेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए 2.023 ऐसे दे दिया, में कितने सार्थक अंक है? तो हम कहेंगे 2 भी है, 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है। इसका सार्थक अंक में कितना हो जाएगा? 4। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अच्छा,
अगर आपको समझ में आ गया है तो ये बताइए कि 2023 जो चल रहा है में कितने सार्थक अंक होंगे। इसको बताइए, आंसर कमेंट करके तुरंत बताइए अगर आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि प्रथम शून्येतर अंकों के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं है। यानी अगर कह रहा है कोई हमारे पास अशून्य अंक है, यानी जैसे मान लो 5 है, यानी 523 है, ये ग्राम दिया है। अब यहाँ पर दे दिया जाए 0.0, तो ये तो हो गया भाई शून्येतर यानी अशून्य अंक। इसके बाईं ओर क्या आ गया, शून्य आ गया। तो बाईं ओर जितने शून्य आएंगे वो सार्थक अंक भाई साहब नहीं होंगे। आया इसमें? तो में अगर देखेंगे तो सार्थक अंक कौन कौन होगा, तो कहेंगे 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा। ठीक है, लेकिन 0 ये नहीं होंगे। तो ये कह सकते हैं में सार्थक अंक कितने हैं, तो सार्थक अंक जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। बात है इसमें? अच्छा, अब कह रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए 0.00205 दिया है। ठीक है, न्यूटन मान लीजिए ऐसे दिया है। तो अब ये बताइए कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, ये पूछ लिया कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे बताइए। तो कहेंगे ये आगे वाले को भैया छोड़ो, आगे वाले को छोड़ो, बाद वाले को देखो। तो यहाँ पर क्या है, 2 भी सार्थक अंक, 0 भी और 5 भी। तो में देखेंगे तो जो सार्थक अंक आएगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है कि दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के जो दाईं ओर आएंगे अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। कैसे? कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 0.20 है मीटर, तो आगे वाला तो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन पीछे वाला सार्थक अंक होगा। तो ये कह रहा है कि दशमलव के बाद के दाईं ओर अंत में जो आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसमें नहीं आया, तो इसमें सार्थक अंक तक कितना आ जाएगा, में जो सार्थक अंक होंगे वो 2 और ये 0 होगा, तो यानी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2.00 है तब मीटर में, तो हम ये कहेंगे 2 तो है ही है, लेकिन दशमलव के बाद जो है ये 0 जो हैं ये भी होंगे सार्थक अंक, क्योंकि ये बाद में आए। तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बात है इसमें? अच्छा, अब अगला कह रहा किसी संख्या के अंत में ऐसे शून्य जो कि दशमलव के दाईं ओर ना हो, दशमलव के बाद ना हो शून्य, तो वो सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा कैसे, तो जैसे कह रहा कि मान लीजिए 12,000 ऐसे दिया हुआ है, में अगर सार्थक अंक है तो कह रहा कितना हो सकता है, तो कह रहा कि भाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तब तो आप टेंशन में आ गए कि यार पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो कह रहा अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इसे किस में लिखना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में, यानी वैज्ञानिक संकेतन में लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि इसे पहले वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। कैसे लिखोगे, तो दशमलव हम यहाँ कंसीडर करेंगे, दशमलव को यहाँ लेके जाएंगे, तो 1.2 लिख सकते हो। अगर मान लो यहाँ हम ग्राम लिखें, क्या लिखें, ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1.2 0 0 0 0 ऐसा लिखेंगे ना। में अगर बात करें तो सार्थक अंक कितना होगा,
तो कहेंगे ये सभी होंगे 1 2 3 4। तो कह रहा है इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 4। अच्छा, अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं 1.200 यानी एक जीरो छोड़ दूं, भूल गया, तो हमारे वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, वो 1.2 ग्राम है। तो इसमें जो सार्थक अंक हो जाएगा अब कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें ऊपर वाले में 5 था। कितना था सार्थक अंक, कितना था 5 था, क्योंकि 3 जीरो हैं और 2 अंक है, तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, अब कितना हो जाएगा सार्थक अंक, कहेंगे 4 हो जाएगा। अब कह रहे हैं एक और जीरो भी तो हटा सकते हैं, तो 1.20 में अगर सार्थक अंक, यानी इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तो इसमें जो सार्थक अंक आएगा अब वो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1 है सार्थक अंक, 2 है और 0 भी है, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे इसमें। अच्छा, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1.2 ग्राम, कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं, तो कहेंगे अच्छा आप सार्थक अंक बता दो भाई साहब, तो कहेंगे इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे इसमें सार्थक अंक 2 हो जाएगा। इसमें तो वही कहा गया कि अगर कोई अशून्य अंक है, क्या है अशून्य अंक है, तो उसके बाद जितने भी जीरो हैं, दाईं ओर जितने भी जीरो हैं और उसमें दशमलव नहीं है, तो वो सार्थक अंक हो भी सकता है, यानी जीरो जो है वो सार्थक अंक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब सोचिए इसमें कितने सार्थक अंक हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका 2 हो सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब लास्ट वाला नियम, छठवां नियम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आप टॉपिक को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। ठीक है, 7वां नियम कह रहा है कि अगर कोई वस्तुओं की गिनती हो रही है, वस्तुओं की गिनती है, यानी वस्तुओं की गिनती है, जैसे मान लो कह दे 4 पेन है, 10 कॉपी है ना, 5 सेब है ना, जैसे कह दिया कि मान लीजिए हमारे पास 20 पेन है, 20 क्या है पेन है, या हम कहेंगे या किसी अन्य जो है अन्य पूर्णांक संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। ठीक है, अन्य पूर्णांक संख्या, जैसे है ना अन्य कोई पूर्णांक संख्या है तो उसका जो मान होता है के लिए सार्थक अंक अनंत होता है, का सार्थक अंक जो होता है वह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। जैसे कह रहा है कि 20 पेन है, तो अब बताओ, तो 20 पेन होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 20 के बाद भाई साहब 0 0 0 0 0 0 लगाते हुए चले जाओ तो अनंत तक पहुंच जाओगे। तो अगर कोई संख्या दे दिया है 20 पेन है, 10 पेन है, 10 बुक है, सेब है ना, तो ये फिक्स वैल्यू है, इसे हम बदल नहीं सकते, इसमें अंतिम अंक अनिश्चित नहीं है। भाई 5 सेब है तो अंतिम अंक कहाँ अनिश्चित है, तो 5 के बाद दशमलव लगाओ। अगर कहे कि मान लो 5 सेब है तो क्या लगाओगे 5.0000 लिखते हुए चले जाओ अनंत तक। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है इसका अनंत होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पाई, तो पाई का मान भी क्या होता है निश्चित होता है 3.14, उसके बाद बहुत संख्याएं हैं लेकिन अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो उस केस में इसमें क्या हो जाएगा, पाई का मान भी क्या होता है अनंत होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। इसमें सार्थक अंक का मान क्या होगा अनिश्चित होता है, इसमें अनंत होता है। ये बात जरूर ध्यान में रखें, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। जी का मान हो गया, पाई का मान हो गया, ये सब क्या हैं एक निश्चित अंक में है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये इसका अनंत मान जरूर होगा। क्लियर हुआ नहीं? तो ये था, हमने आज देख लिया सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक को निर्धारित करने वाले जो नियम थे, और उसके बाद हमने वैज्ञानिक संकेतन के बारे में बात कर लिया और कुछ ताप के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है,
अब जो कल है ना, उसमें हम देखेंगे कि सार्थक अंक का के लिए गुणा भाग का नियम भी होता है, कि गुणा भाग है तो उसको देख लेंगे, और जोड़ घटाना भी होता है उसको देखेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे विमीय विश्लेषण, यानी हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे करते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं कि डेली आपका 8 से 9 क्लास चलता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लैपटॉप कंप्यूटर में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है ओपनिंग में, जब मैं चालू करता हूं तो कभी भी टाइम ले लेता है, तो आप थोड़ा वेट करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है तो आप लेक्चर मतलब देख सकते हैं, यानी जैसे ही मैं लाइव आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए 2-4 मिनट 5 मिनट लेट हो सकता है। ठीक है, तो एक बार जरूर ध्यान रखिए, लेकिन बने रहिए चैनल पे। ठीक है, और मैं पूरा एनसीईआरटी जो है आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, और आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए, नहीं खरीदे हैं। ठीक है, तो यही था आपका इसमें टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं कल 8 से 9। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और लोगों का सम्मान भी करिए। ठीक है, छोटे बड़े जो भी हैं आपके सामने, आपके पास रहते हैं, मम्मी पापा जो भी हैं, उनका जो है आप सम्मान करते रहिए और पढ़ते रहिए।